मेरा नाम सनत अग्रवाल है। मैं जेईई एडवांस 2022 दिया था। लास्ट ईयर जो हुआ है उस पे मेरी मेंस पे रैंक 5 टू 7 थी और एडवांस पे रैंक 8 टू 6 थी। अभी करंटली मैं आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री वाला प्रोग्राम चूज़ किया हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे को बचपन से ही इलेक्ट्रिकल और सर्किट्स पे बहुत इंटरेस्ट था और मेरी रैंक के हिसाब से मुझे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली मिल रहा था। आईआईटी बॉम्बे ऐसे हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, जैसे मेरा भी था। आई चोज़ आईआईटी बॉम्बे एंड इलेक्ट्रिकल डुअल डिग्री। नाउ आई एम करेंटली इन माय फर्स्ट ईयर। देखिए, मैं बताया, मेरे को बचपन से मतलब टेक टेक और टेक्नोलॉजी पे बहुत इंटरेस्ट था, जिस पे मैं अलग-अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहता था कि चीज़ें काम कैसे करती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया वो। मैं बचपन से अलग-अलग चीज़ों को खोल कर देखता रहता था कि काम कैसे करता है, फिर सर्किट्स देखता था। आफ्टर 10th मुझे पता लगा कि इंजीनियरिंग करने के लिए इंडिया में जैसे आईआईटी एग्ज़ाम्स होते हैं, मेंस एग्ज़ाम होते हैं, जिससे हमको कॉलेजेस मिलते हैं, लाइक आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया। आफ्टर देन मैंने देखा कि इसका पाथ का प्रोसेस क्या है, फिर मुझे पता चला कि हमको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए। देन इवेंचुअली ऐसे-ऐसे इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करूँगा। एक्चुअली मैंने कोचिंग जॉइन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा बैच कोविड बैच था, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर वो ऑनलाइन ही हो गया। ऑलमोस्ट ऑनलाइन पे सारा कोर्स कंटेंट कवर हुआ था। फिर आफ्टर द एंड लास्ट 6 मंथ्स के लिए मैं कोटा गया था। वहाँ पे सिलेबस खत्म होने के बाद मैं टेस्ट वगैरह देता था और सेल्फ स्टडी करता था। इसलिए हमको उतना आइडिया रहता नहीं है मेंस और एडवांस के बारे में। मतलब एक्चुअली 10th के बाद जो ये शिफ्ट होता है 11th-12th पे, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो जब हमने स्टार्ट किया था हमको इतना आइडिया नहीं था टफनेस के बारे में या फिर एग्ज़ाम के बारे में या फिर पैटर्न के बारे में। एक्चुअली सब पैटर्न वगैरह सब शिफ्ट हो जाता है। तो उस पे कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगा था, लाइक 1-2 मंथ्स। तब हमको समझ में आया कि पैटर्न्स कैसे आएँगे, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं या फिर सिलेबस क्या है। तो उस पे टाइम लगता है। तो बिगिनिंग में थोड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फिर आप यूज़्ड टू हो जाते हैं चैलेंजेस के, जो क्वेश्चंस पैटर्न है या फिर टाइप है। एक नया जर्नी है वो। आफ्टर 10th एकदम नया जर्नी का शुरुआत हुआ था। उस पे कोप अप करने में थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं। बिगिनिंग में लगता है, सेल्फ डाउट भी आता है कि ये बहुत हार्ड है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, बट इवेंचुअली धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मेंस के लिए स्पेशली, क्योंकि मेंस का सिलेबस मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, खासकर केमिस्ट्री में। तो मेंस में एग्जैक्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ जाते हैं, तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना एकदम मेन रूल है, उसके बिना केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा। बेसिकली एनसीईआरटी से अब देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन लाइन टू लाइन आते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन आप पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और फिजिक्स और मैथ में फिजिक्स के कुछ मेंस के टॉपिक्स हैं स्पेशली, लास्ट तरफ पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन वगैरह, जिसके लिए एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा। और मैथ्स के लिए अगर आप कोई भी बुक, नॉर्मल बुक फॉलो करते हैं तो वो एनसीईआरटी में कवर हो जाता है। मैथ्स के लिए सच नीड नहीं है, लेकिन फिजिक्स के लिए कुछ टॉपिक्स और केमिस्ट्री के लिए मस्ट है। फिजिक्स ट्रिकी इसलिए होता है कि हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं पर उसके टर्म्स को हम कभी-कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे टर्म्स का अलग-अलग सिमिलर टर्म के लिए अलग-अलग नाम होता है। तो हमको वो टर्म पता नहीं चलता, क्वेश्चन पे वो और कुछ दिया होता है, हम उसे और कुछ समझ लेते हैं, तो फिर वो हमें क्वेश्चन ट्रिकी लगने लगता है। टर्म्स के लिए बेसिकली जो है, एचसी वर्मा एक बुक है। एचसी वर्मा फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है क्योंकि उसमें उन्होंने सब क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो पहले फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट समझिए, फिर टर्म्स समझ लीजिए, तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करते हैं तो फिर आपको फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। और बुक्स की बात करेंगे तो सपोज एचसी वर्मा और एनसी, टर्म्स के लिए एनसीईआरटी और एचसी वर्मा बेस्ट है, कॉन्सेप्ट के लिए भी एचसी वर्मा। केमिस्ट्री में हमारा परसेप्शन ये रहता है कि ये सब्जेक्ट में सिर्फ याद ही करना है, हमें शुरू से लेके एंड तक सिर्फ रटते जाना है, बट ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री जो 3 पार्ट पे डिवाइडेड है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री एक टाइप ऑफ मैथ्स है, जिसपे आपको समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है डेटा फीडिंग करके। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको समझने की ज़रूरत है। फिजिकल केमिस्ट्री समझिए, सिमिलर गोज़ टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसपे आप रिएक्शन समझिए और थोड़े बहुत याद करने होते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, मैं मानूँगा याद करने होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ एक साथ याद करने का कोशिश करते हैं, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। उसे आप डिवाइड कर लीजिए डेज़ में। आप धीरे-धीरे करके याद कीजिए, आप राइट राइट एंड लर्न कीजिए, मतलब बार-बार लिखिए उस चीज़ को। सब और बुक्स के बाद जैसे मैंने कहा था, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एक गॉड है, तो फिर एनसीईआरटी फॉलो करते रहिए और एनसीईआरटी को बार-बार लिखिए। एनसीईआरटी में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो कीजिए। और केमिस्ट्री का बेस्ट सोर्स तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं है। देखिए, मैंने कहा था कि मैथ्स, मतलब बच्चों को मैथ्स बहुत टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसपे हमको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और फिर हमारा पेशेंस लिमिट रीच हो जाता है। हम देखते हैं केमिस्ट्री के सवाल 1 मिनट पे हो रहे हैं, 2 मिनट पे हो रहे हैं, बट मैथ्स ऐसा नहीं है। मैथ्स को आपको टाइम देना ही पड़ेगा
और मैथ सब्जेक्ट प्रैक्टिस से ही बिल्ड होगा, तो आप डेली कुछ सम्स प्रैक्टिस करने की आदत कर लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम में भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स बेसिकली प्रैक्टिस है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स करेंगे, आप उतने बेनिफिट पे रहेंगे, फिर आपको वो क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन हमको समझ इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम होती है। और मैथ्स के लिए तो कई सारी बुक आपको मिल जाएँगी, सेनगेज मिल जाएँगे या फिर आप, लेकिन बेस्ट सोर्स पीवाईक्यू ही है और इतने सारे पेपर्स होते हैं अभी हर एक साल पे 24 पेपर मिल जाते हैं शिफ्ट वाइज़। तो आप लास्ट 2 ईयर 3 ईयर भी करते हैं मैथ्स तो वो बहुत मोर देन इनफ है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स के लिए। ट्यूशन के टाइम में एक्चुअली पहला मिस्टेक ये होता है कि हमेशा सेल्फ डाउट पे रहते हैं, वो हम खुद से क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा ये मत सोचिए कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप हमेशा सोचिए कि मैंने आज क्या किया है या फिर मैं आगे और क्या कर सकता हूँ। अब जितना टाइम आप पॉजिटिव, मेन थिंग है पॉजिटिव थिंकिंग रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं रखा था, इसलिए मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। और सेकेंडरी है कि आप रिवाइज करते रहिए। अगर सपोज एक चैप्टर हो जाता है और हम उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं 2-3 चैप्टर बाद, तो हम उसे भूल जाते हैं। सो रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज हमेशा करते रहना पड़ता है बार-बार चैप्टर को, ताकि वो आपको उस पे ग्रिप आ जाए। फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। और सिलेबस इतना बड़ा है तो वही कॉन्फिडेंस का ही बात है कि हमको बार-बार सेल्फ डाउट होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिशन है, क्या होगा, कैसे होगा? बट आप रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए तो सब सही हो जाएगा। और एक और डाउट वो होता है कि स्टार्टिंग में लोग हम टाइम को इक्वली डिवाइड कर देते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में। बट जैसे कि मैंने कहा मैथ्स टाइम टेकिंग होता है, तो आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और या फिर वो आप पे डिपेंड करता है, आपका जो वीक सब्जेक्ट है आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। और बाकी तो फिर टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी ही है। बेसिकली ओडिशा से हूँ और मैं एक स्मॉल टाउन पे रहता था, तो लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एज़ सच तो मुझे कुछ इतना ख़ास हुआ नहीं, बट जैसे कि मैंने बताया हमारा कोविड टाइम था, तो एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव था। उस टाइम किसी को पता नहीं था और पूरा फैमिली हम घर पे ही रहते थे। और उस टाइम सब कुछ लॉकडाउन लग रखा था, सब कुछ बंद हो रखा था और वो फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं था, अब क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है, सो नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड होता था। पर मैंने उस टाइम पे खुद को सँभाला था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, प्रिपरेशन के टाइम पे। और जैसे कि मैंने कहा लॉकडाउन था, तो फिर ऐसे बाहर जाने वाला भी काम कभी हुआ नहीं, तो लोकेशन प्रॉब्लम फॉर्च्यूनेटली हमको नहीं पड़ा। और बेसिकली लोकेशन प्रॉब्लम पे जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो ट्रैफिक के सिग्नल, मतलब साउंड वगैरह के आ सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई रूम पे बंद, मतलब कोई रूम पे चले जाइए जो क्वाइट हो, जहाँ पे आपको साउंड का डिस्टर्बेंस ना हो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम कॉन्सेप्ट भूलते जाते हैं। और जब 12th स्टार्ट होता है तो 11th से वो मोस्टली रिलेटेड रहता है, बट बहुत सारे टॉपिक्स जो रिलेटेड नहीं रहते वो हम भूलते जाते हैं। तो मैं क्या करता था, जब 12th स्टार्ट हो रहा है और कोई टॉपिक काम आने वाला है, सपोज हम ज्योमेट्री, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, उस पे अगर वेक्टर्स वगैरह यूज हो रहा है, तो मैं वो रिवाइज कर लेता था। सो जो रिलेटेड टॉपिक है वो तो आप अपने आप रिवाइज करते रहेंगे, जो नॉन रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप उसके लिए एक लिस्ट बना लीजिए और हफ्ते में संडे या फिर वीकेंड्स या फिर जो भी है आप उसको स्पेसिफाई कर दीजिए रिवाइज करने के लिए, टाइम अलॉट कर दीजिए। तो आप और ट्रैक करते रहिए आप कितना रिवाइज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास लिस्ट भी है जो टॉपिक आपको रिवाइज करना है या फिर आपके जो छूट गए हैं 11th पे, और आपके पास वीकेंड पे डेज भी अलॉटेड हैं कि मैं इस वीकेंड पे इतने से इतना ये काम करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। और रही बात बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स मैनेज करना पड़ता है। और बोर्ड्स के लिए जो मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स हैं वो आप इसके पढ़ते पढ़ते हुए बोर्ड्स के लिए भी हो जाएंगे। आपके बचे तो सब्जेक्ट को आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं लेक्चर के टाइम पे नोट्स बना लेता था। तो उससे क्या होता था कि मैं बाद में जब घर आ रहा हूँ, मेरे को नोट्स रिवाइज करने हैं, मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जैसे कि मैंने कहा था कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगता था, तो और मेरा मैथ्स थोड़ा वीक भी था। तो मैंने मैथ्स पे ज़्यादा टाइम फोकस रखा था और केमिस्ट्री और फिजिक्स पे इक्वली टाइम बाँट दिया था बचे हुए। सो मैं मोस्ट ऑफ द लाइक 40% टाइम मैथ्स करता था और 30-30% फिजिक्स केमिस्ट्री को देता था। और ये लेक्चर के बाद क्वेश्चन, मोस्टली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट रिवीजन में ही टाइम देता था। आप लेक्चर की अटेंड कीजिए, आप समझिए, फिर आप नोट्स रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इतना और आप लगातार ये करते हैं तो फिर मोर देन इनफ है। तो हाँ, एट ए स्ट्रेच अगर जब हम बहुत पढ़ते हैं फिर हमें बोर होने लगता है थोड़ा-सा, हमारा माइंड फोकस नहीं करता, फिर हम और कंसंट्रेशन लूज़ कर देते हैं। सो इसके लिए आप, हाँ, आप कुछ थोड़ा-सा आप लीज़र टाइम ले सकते हैं जो आपको करना पसंद हो। बेसिकली मैं मेडिटेशन फॉलो करता था थ्रू आउट 2 इयर्स। और मैं ये सुबह करता था। और अगर आप पढ़ते हुए थक चुके हैं तो आप बीच में, तो जब ब्रेक ले रहे हैं तो आप उस ब्रेक में कुछ कर सकते हैं। आप शांत बैठ सकते हैं, आप घर वालों से बात कर सकते हैं या फिर आप
मैं मोस्टली सोशल मीडिया और फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं वो खुद यूज़ नहीं करता था। लेकिन अगर आपको लिमिट पे यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप 5 मिनट के लिए देख लिए फ़ोन पे क्या चल रहा है या फिर कुछ। लेकिन वो भी टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा, फिर आप ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। सो आप अपने लिमिट पे यूज़ कीजिए, पर मोस्टली आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर लोगों से बातें कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए या फिर आपके भैया-दीदी हो गए। तो अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हम मतलब फ़ोन से कंप्लीटली डिटैच तो नहीं हो सकते क्योंकि आप देखेंगे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ बहुत हैं, जो आप पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कंट्रोल खुद में लाना पड़ेगा कि मैं सोशल जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। मैं 2 साल तक सोशल मीडिया मैंने अकाउंट भी नहीं बनवाया था क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। आप इस लूप में फँस जाएँगे। सो सोशल मीडिया को अवॉइड करते हुए लेकिन आप फ़ोन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि फ़ोन पे ऑनलाइन रिसोर्स बहुत हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन देख सकते हैं, आप कहीं से कुछ समझ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू या फिर ऑनलाइन सोर्स के थ्रू। जैसे कि आप अगर ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो आप ऑनलाइन फ़ोन पे ही देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप पे ही देख रहे होंगे। सो बेसिकली मोटिवेशन के लिए मैं फ़ोन जो मैं यूज़ करता था, मैं मोस्टली मोटिवेशन के लिए करता था या फिर कुछ पढ़ाई रिलेटेड चीज़ों के लिए करता था जिससे मैं कुछ समझ सकूँ। और जहाँ तक अगर आप सोशल मीडिया ऑलरेडी यूज़ करते हैं या फिर आप उस लूप में हैं, तो आप धीरे-धीरे उसको कम कीजिए। आप एट ए इंस्टेंट तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं डायरेक्टली कि आज से अगर मैं देख रहा हूँ रील कल से छोड़ दूँगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप समझिए इस बात को कि रील हमारा टाइम वेस्ट करता है, सोशल मीडिया अभी अभी सही टाइम नहीं है, अभी हमारा प्रिपरेशन फेज़ चल रहा है। सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए आगे हमको बहुत टाइम मिल जाएगा, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए, धीरे-धीरे कम कीजिए, फिर आप डिटैच कर सकते हैं उस चीज़ों को। देखिए, ये जर्नी बहुत लॉन्ग है और बहुत स्लो चलती है, स्लो पेस जर्नी है, तो आपको बीच में बहुत बोर लगेगा। सो कॉन्स्टेंटली आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है। आपने एक वीडियो देख लिया, आपने अपने दोस्तों से बात कर ली, वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। आप सेल्फ मोटिवेशन ढूँढिए, आप सोचिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था? आप डे 1 के बारे में सोचिए, जब आपने पहली बार स्टार्ट किया था, आप फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हम सारी लेक्चर अच्छे से पढ़ते हैं, सारे सवाल अच्छे से लगाते हैं, बट धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एफिशिएंसी कमते जाता है। सो बेसिकली मैं हमेशा अपना डे 1 को याद रखता था कि जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने कितने उम्मीदों के साथ या फिर बहुत हाई मोटिवेशन से स्टार्ट किया था। तो मेरे को बार-बार वो आगे के लिए मोटिवेट करता था कि अगर जब मैं उस टाइम पे ऐसा कर सकता था, तो अब मैं क्यों नहीं कर सकता? अब मैं अब उससे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। सो इससे मेरा सेल्फ मोटिवेशन बना रहता था और मेरा गोल मेरे को क्लियर दिखता था कि मुझे पेपर को क्रैक करना है, मेरे को आईआईटी में जाना है, मुझे आगे इंजीनियरिंग करना है, जो मेरा बेसिक मोटिवेशन था स्टार्टिंग से ही। सो आप गोल को क्लियर रखिए और सेल्फ मोटिवेशन ढूँढिए, आप सोचिए आपने स्टार्ट क्यों किया था और एक्सटर्नल मोटिवेशन बीच-बीच में देखते रहिए। प्रिपरेशन जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने 10th के बाद किया था ताकि मेरा 12th जब खत्म होता है तब तक मेरा एग्ज़ाम हो जाए और बहुत सारे बच्चे 10th से पहले भी करते हैं बट मैं पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। आप शायद उसको मैनेज ना कर पाएँ या फिर आप जब तक आप 10th क्रॉस करते हैं आपको तभी से बोर लगने लगे सब्जेक्ट के प्रति कि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं अब और नहीं पढ़ सकते हैं। सो 10th तो आइडियल टाइम तो 10th ही होता है बट ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है जो 12th के बाद स्टार्ट किए हैं। प्रिपरेशन उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो वो पर्सनल ओपिनियन है लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आइडियल टाइम आफ्टर 10th ही है। सो यस ऐसा बहुत सारी अफवाहें होती है कि सेल्फ स्टडी के थ्रू जेईई एडवांस या मेंस क्रैक नहीं किया जा सकता। आपको कोचिंग जाना ज़रूरी है बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अब मैं कॉलेज आ चुका हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला है जो सेल्फ स्टडी से आईआईटी क्रैक किए हैं। सो सेल्फ स्टडी का बेसिकली यही होता है कि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई तो लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी रिसोर्सेज जैसे कि मैंने कहा बहुत बढ़ चुके हैं। ऑनलाइन हमको सब चीज़ मिल जाती है, चाहे वो बुक्स हो जाए, चाहे लेक्चर हो जाए। आप यूट्यूब पे बस आईआईटी जेईई कंटेंट सर्च कीजिए, आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप ऑनलाइन रिसोर्स देख सकते हैं, तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं और किताबें भी आपको मिल जाएँगी। तो आप सेल्फ स्टडी में बस मेन फैक्टर होता है कि आप सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन रखिए। तो जैसे कि जब लास्ट का 1 महीना आता है, उस पे बहुत प्रेशर बन जाता है क्योंकि आप बोर्ड सँभाल रहे होते हैं, आप मेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं, आप प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसके लिए मैंने जैसे कहा जब हम नोट्स बनाते हैं, जब जेईई के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, तो आप जब चैप्टर खत्म होता है, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आप उसी चैप्टर को आप 5 मिनट में ओवरव्यू कर सकते हैं। सो शॉर्ट नोट्स जब जेईई से लास्ट का महीना आता है, तब आप नोट्स की जगह शॉर्ट नोट्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका टाइम बहुत बचत होगा और आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर पाएँगे और जो टाइम बचता है, उससे आप बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स को दे पाएँगे। सिमिलरली केस बोर्ड्स का भी है। बोर्ड्स का जैसे मैंने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बोर्ड्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं।
और उसके लिए भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बट जेईई मेंस का जो कंटेंट है उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है। तो आपके पास जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं उतना आपका बेनिफिट टाइम का बेनिफिट होगा। तो अगर आपके सारे लेक्चर कंटेंट हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुका है एक बार पढ़ना, सो अब रिवीजन का टाइम है। जैसे कि मैंने कहा, आप इसी टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आप लेक्चर को रिव्यू करते हुए शॉर्ट नोट्स बनाइए और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए एनटीए का ऑफिशियल ऐप खुद ही है, जो खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाता है। तो आप हर एक हफ्ते 2-2 टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप जैसे आपको सूटेबल लगे आप टेस्ट दीजिए, आप उसको एनालाइज़ कीजिए, जो टॉपिक वीक है आप उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए। तो जो अगर कुछ नया बातें आपको पता चलती है, नए पॉइंट्स पता चलते हैं, आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स पे ऐड कीजिए। अब अगर यही करते रहेंगे लास्ट के 2-3 महीने, तो बहुत काफ़ी होता है। और अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज़ उठा सकते हैं, जो ऑनलाइन रिसोर्स जैसे मैंने कहा अब फ्री भी है और बहुत सारे अवेलेबल है। आपको बस वाइज़ली चूज़ करना है कि कौन-सा रिसोर्स सही है। तो जैसे मैंने कहा था कि मतलब ये एक नया पैटर्न होता है, जो ये हम उसको बोर्ड से कंपेयर कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमको इस पे भी 90% लाना होता है, हमको इस पे भी 80% लाना होता है। सो इसका ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस पे परसेंटेज मैटर नहीं करता, इस पे परसेंटाइल मैटर करता है। सो आप पहले तो ये सोच दें कि हमको सारे सवाल करने हैं या फिर सब कुछ करना है। तो पैटर्न अलग है, तो हमको इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए टेस्ट्स के लिए। और इनिशियली जैसे नया पैटर्न होता है तो हमको एडॉप्ट करने में टाइम लगता है, तो हमारे स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट खराब जाते हैं जिससे हमको डिमोटिवेशन लगता है, बट आप उस टेस्ट को पॉजिटिव वे पे देखिए और आप एक बार एनालाइज कीजिए कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, या फिर आपको टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। और अगर आप 4-5 टेस्ट देने के बाद आप जब एनालाइज कर चुके होते हैं, तो फिर आपका रिदम बन जाता है, फिर आप टेस्ट दें, फिर आपका एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होता है, जो आप सोच सकते हैं कि हाँ, मेरा कैपेसिटी ये है, या फिर मैंने अब तक ये कवर किया है, या फिर अब मुझे क्या रिवाइज करना है। सो इनिशियल के कुछ टेस्ट तो आपको एडॉप्ट करने में टाइम लगेंगे, और इनिशियल टेस्ट तो थोड़े से ऐसे बेकार टाइप के जाते हैं। लेकिन आप जैसे-जैसे आगे टेस्ट देते जाएँगे, और मोटिवेशन को रखना, मोटिवेशन लूज़ करने पे बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये मत कीजिएगा। और आप टेस्ट देते जाइए, कंटिन्यू कीजिए, अब धीरे-धीरे आपका टेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। मेंस मेंस पे मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था, फिर फिजिक्स पे जाता था, फिर मैथ्स पे जाता था। मैं मैथ्स के लिए ऑलमोस्ट 1.5 आवर रखता था। तो टेस्ट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उससे स्टार्ट कीजिए, और मोस्टली बच्चों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट केमिस्ट्री या फिजिक्स ही होता है। आप उससे स्टार्ट कीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जैसे फिर मेरा जो था, मैंने केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पे सॉल्व कर लिया था। जो क्वेश्चंस, और मैं टेस्ट को राउंड्स पे देता था। जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं पहले वो सारे सॉल्व कर लेता था, और जो नहीं आते मैं वो लास्ट के लिए सेव करते जाता था। सो आप जैसे राउंड स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेंगे, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जब मैं सॉल्व कर लिया था, तो मेरा ऑलमोस्ट 2 आवर 20 मिनट्स पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था, और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे थे जो बाद में करने के लिए, वो क्वेश्चन मैं लास्ट के 40 मिनट्स पे रैंडमली सब्जेक्ट से करता था। सो ये है मेंस का स्ट्रेटेजी। आप मॉक टेस्ट पे भी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राउंड स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि आपको जो सवाल आते हैं आप पहले वो सब कर लीजिए, ना कि एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम वेस्ट कर दें। बीच में अगर कोई सवाल हमको नहीं आता है तो हम उसको लेकर बैठ जाते हैं, तो उससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए राउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करता था मैं मेंस में। और जैसे कि एडवांस एडवांस बहुत लंबा एग्जाम होता है, फिर उस पे हमको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन का टफनेस भी अच्छा होता है और एग्जाम भी लंबा होता है, तो हम पे प्रेशर बहुत रहता है। उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए मैं वापस अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करता था, और जैसे-जैसे मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मेरे क्वेश्चंस बनते जाते थे, तो मेरा मोटिवेशन वापस आ जाता था। और एडवांस में आप अपने माइंड पे ये भी रखिए कि आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। सो आपको ऑलमोस्ट 60 टू 70% पेपर सॉल्व करना होता है। इसके लिए मैं पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करता था, और जो मुझे एकदम से आते हैं, जिस पे मैं कॉन्फिडेंस एकदम है, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता था। वरना मैं उसको लास्ट के लिए वापस वही राउंड स्ट्रेटेजी के लिए सेव करता था। तो एडवांस के लिए भी वही स्ट्रेटेजी था। और जो बीच का गैप होता है, उसपे बहुत वो होता है कि अगर आपका पहला पेपर खराब जा चुका है, तो आप पे बहुत प्रेशर आ जाता है, या फिर आपका पहला पेपर बहुत अच्छा गया है, तो आप पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो गैप पे ये होता था कि गैप पे मैं कोशिश करता था कि पहले पेपर को कंप्लीटली मैं भूल जाऊँ, और सेकंड पेपर को वापस एक नया स्टार्ट की तरह स्टार्ट करूँ। पहले पेपर का कोई भी इफ़ेक्ट सेकंड पेपर में मैं नहीं आने देता था। और गैप के बीच पे आप लंच कीजिए, और पहले पेपर के बारे में किसी से बात मत कीजिए, पहले पेपर को डिस्कस मत कीजिए। एग्ज़ाम तो खत्म होने के बाद हम लोग सब रिलैक्स हो जाते हैं। अब रिज़ल्ट का बहुत सारा वो होता है कि अब रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो फिर हमने रिज़ल्ट तक वेट किया था। जैसे रिज़ल्ट वाला दिन मुझे याद है, मैंने मतलब हम पे बहुत एक डर तो रहता ही है, चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो या बुरा गया, आपको थोड़ा-सा डर तो रहता ही है। मेरा एग्ज़ाम ठीक-ठाक गया था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट मेरे को अपनी रैंक जाननी थी, मेरे को क्यूरियोसिटी थी क्या रैंक बनेगी।
सो मैंने जब खोला था रिज़ल्ट, तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही खोला था और जब जैसे मैंने रैंक देखा था तो बहुत खुशी हुई थी और मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत प्राउड थे, तो उनको प्राउड देखकर मुझे और खुशी हुई थी। तो घर में बहुत खुशी का ही माहौल था कि अब रैंक आ गई है, सिलेक्शन हो गया है, तो अब कॉलेज मिल जाएगा, जहाँ पे हमको पढ़ने के लिए हमने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और जब आप अपनी रैंक देखते हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट महसूस होता है कि आपने इतना मेहनत जो की थी पूरे 2 साल, आप उसका रिज़ल्ट अब आपको मिल चुका है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना आईआईटी बॉम्बे पे एंटर किया था, तो एकदम वो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था। मैंने इतना अच्छा कै कॉलेज और कैंपस कभी देखा नहीं था आज तक। तो बेसिकली यहाँ की जो फैसिलिटी है, वो एकदम टॉप क्वालिटी के हैं। चाहे वो कैंपस एरिया हो गया, जो कैंपस बहुत बड़ा है, चाहे वो बिल्डिंग हो गया, फैकल्टी हो गया, हॉस्टल हो गया या मेस हो गया। जब हम लोग एंटर किए थे, हमने डायरेक्टर की स्पीच सुनी थी ओरिएंटेशन पे। वो हम उसने हमें डायरेक्टर ने बहुत मोटिवेट किया था और आगे जो अभी नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में बताया था। तो यहाँ के जैसे कि फैसिलिटी टॉप ही है, हॉस्टल जो है, हॉस्टल के रूम भी अच्छे ही हैं और मेस का खाना भी अच्छा ही है। और अभी जो जैसे कि मैंने कहा क्लासेस वगैरह भी बहुत है, आपने अगर इंटरनेट पे कभी देखा होगा जो मोटिवेशन के लिए बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो एकदम कॉलेज एकदम वैसा ही है, कॉलेज का एक्सपीरियंस वैसा ही है, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा ही है। सो जो हमने जो कॉन्स्टेंटली जो हम अपना टारगेट को सेट करते हैं, वो टारगेट फुलफिल होता हुआ हमको दिखता है। जब हम कॉलेज पे एंटर करते हैं, हमको सारी मेहनत का फल हमको मिलता हुआ महसूस होता है। हाँ, आईआईटी बॉम्बे का सीनियर कल्चर बहुत अच्छा है। सीनियर कॉन्स्टेंटली आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। और वो आप बस किसी भी टाइम वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। आप बस उनको अप्रोच कीजिए। और जैसे कि हम बहुत बार सुनते हैं कॉलेज पे रैगिंग वगैरह होता है, तो आईआईटी बॉम्बे पे ज़ीरो रैगिंग पॉलिसी है। तो यहाँ पे सीनियर हमारी रैगिंग नहीं लेते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे वो एकेडमिक्स हो गया, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर हमें सॉल्व करवा देते हैं। वो हमें बता देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व कर लीजिए। नॉन एकेडमिक भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज़ कि आपको हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा या फिर आपको हॉस्टल पे मन नहीं लग रहा, तो वो आपसे बात करते हैं, आपको काउंसलिंग भी देते हैं। तो सीनियर्स यहाँ पे बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे कि साथी प्लेटफ़ॉर्म जो अभी लॉन्च हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रिमोट एरियाज़ तक पहुँचने के लिए और बच्चों को हेल्प करने के लिए जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं या फिर फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं। सो साथी प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा जैसे कि हम मैं हमेशा रेडी रहूँगा मेंटर करने को साथी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उनके लिए। और उनके लिए जो वो बहुत बार सोचते हैं कि हम कैपेबल नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, बट ये सब एक माइंड गेम है। आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा कर सकते हैं। आप हमेशा सोचिए कि आप ये कर सकते हैं। तो अपना मोटिवेशन आप अपना हाई रखिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय अपना मोटिवेशन हमेशा हाई रखिए और अपने मतलब आपके कैपेसिटी में जितना भी है आप अपना फुल फुल देने का कोशिश कीजिए। तो इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी और साथ ही प्लेटफ़ॉर्म जैसे आपको रिसोर्स प्रोवाइड करवाएगा और मेंटरिंग प्रोवाइड करवाएगा, तो इससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा कर सकते हैं। और मेंटरिंग की बात रही तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं साथी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो आपको मेंटर करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। हाँ, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप करते रहिए, आप बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। सो सेल्फ स्टडी में आपको मेनली डिसिप्लिन ही है, जो आपको आगे लेकर जाएगा और आप रिसोर्स फ़ॉलो करते रहिए। सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी से आईआईटी क्रैक हो सकता है। इसके एग्ज़ाम्पल खुद मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ अभी मेरे बैचमेट्स हैं, आईआईटी में ही हैं। तो अगर आपको कोई भी कहता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है, कोचिंग जाना ज़रूरी होता है या फिर सेल्फ स्टडी से हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बस कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, सब कुछ पॉसिबल होता है। आप अपना प्रिपरेशन में अपना बेस्ट दीजिए और सेल्फ स्टडी से आईआईटी क्रैक हो सकता है।